फिर किसी को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तो एक ही टॉपिक पे अटके मत रहो आप। तो उसको पढ़ो, आगे चलो, वापस उसको 2-3 दिन बाद वापस रिवीजन करो। तो मैंने भी उसी पे इम्प्रूवमेंट होती है। इम्प्रूवमेंट ऐसे सडन नहीं होती है, वो तो धीरे धीरे होती है, उसको टाइम लगता ही है। तो हम बस मतलब हमारी कंसिस्टेंसी रख के चलेंगे तो वो आता ही है। और स्टार्टिंग से आप बेटर प्रिपरेशन रखेंगे तो एंड में आपके मैक्सिमम रिवीजन पॉसिबल हो सकेंगे। तो एंड में कैसे, हाउ मच से ज्यादा हाउ मेनी, ये ज्यादा जरूरी होता है। जितनी आपके रिवीजन ज्यादा होंगे उतना पेपर आपके लिए मतलब इजी बनता जाएगा और उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। तो हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ जुड़ी है डॉक्टर स्वप्नाली भानुदास वीर। इन्होंने अपना यूजी तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से पूरा किया है और AIAPGD 2025 में ऑल इंडिया रैंक 4 लाया है। स्वप्नाली, आपको इसकी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच मैम। थैंक्स बोलना चाहती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरी इस जर्नी में मुझे साथ देने के लिए। मैं, मेरा परिवार, मेरे दोस्त, मेरे फैमिली, इन सबको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। अ, अजित पाटिल सर और उनके गाइडेंस के बिना, उनके टीम के बिना मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था। तो मेरा जो भी आज सक्सेस है उसका श्रेय जाता है सर एंड होल आयुर्वेद टीम। सर को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जी। अच्छा स्वप्नाली, AIPHD में आपका कौन सा अटेम्प्ट था? जी, ये मेरा पहला ही अटेम्प्ट था, मैं फ्रेशर हूँ। ओ दैट्स रियली ग्रेट कि आप एक फ्रेशर होते हुए भी आपने ऑल इंडिया रैंक 4 हासिल किया है। अच्छा स्वप्ना ने, जब आपका रिजल्ट आया था कि आपका ऑल इंडिया रैंक 4 आया है, तो आपका पहला रिएक्शन क्या था? एक्चुअली जब रिजल्ट अनाउंस हुआ था तो मेरे एक रिलेटिव्स की शादी थी, मैं शादी में थी। मुझे एग्जैक्ट पता भी नहीं था रिजल्ट अनाउंस हुए। तो मेरी एक फ्रेंड ने मुझे कॉल करके बोला कि रिजल्ट अनाउंस हुआ है, देख ले करके। तो पहले तो मुझे बहुत घबराहट सी हो रही थी, कैसे देखो क्या। वैसे मार्क्स का तो आइडिया था मुझे पहले से, क्योंकि आंसर की मैं चेक की। पर रैंक मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर मैंने रिजल्ट चेक किया, देखा मैंने AIR 4, मुझे बिलीव ही नहीं हो रहा था कि ये मेरा रिजल्ट है करके। फिर मैं 2-3 बार जूम करके देख रही थी कि ये मेरा ही है क्या, मेरा ही रिजल्ट है क्या, क्योंकि लास्ट ईयर कैसे उस मार्क, जो मेरे मार्क्स आ रहे थे उसके उसके लिए नियर अबाउट 100 रैंक था, तो मैं उसके आजू बाजू एक्सपेक्ट कर रही थी। तो जब ऑल इंडिया रैंक 4 मैंने देखा तो इट वाज लाइक ड्रीम फॉर मी। तो फिर मैंने पहले मेरे पापा को कॉल करके बताया था कि ऐसे ऐसे है, घर वालों को बताया। फिर मैंने उसके बाद सर से बात की थी थैंक्स बोलने के लिए। तो इट वाज लाइक लाइक अ ड्रीम फॉर मी। बहुत अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए AIR 4 करके। जी, आपने कभी ये सपना देखा होगा कि आपका AIR एक अच्छा रैंक आया और आज आपने उस सपने को पूरा किया है, और आपने उस जो मोमेंट है उसको जिया है। सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा स्वप्नाली, आपने AIPC की तैयारी कब शुरू की थी और उस वक्त आपका माइंडसेट क्या था, आपका इनिशियल मोटिवेशन क्या था? स्टार्टिंग प्रिपरेशन की स्टार्टिंग तो मैंने इंटर्नशिप से ही चालू की थी। मैंने फोर्थ ईयर का भी बैच नहीं ज्वाइन किया था, वो मेरी मिस्टेक थी। मैंने इंटर्नशिप के टाइम पे मैंने सर की इंटर्नशिप बैच ज्वाइन किया। लगभग मैंने 10 मार्च के अराउंड मैंने क्लास ज्वाइन की थी, जब सर का सुश्रुत निदान एंड में चल रहा था। तो उस टाइम पे भी मैं बहुत कंफ्यूजन में थी कि कौन सा क्लास ज्वाइन करूँ एंड ऑल। तो मोस्टली कैसे हमारे कॉलेज में ज्यादातर लोग सर की क्लास ज्वाइन करते, तो मैंने सीनियर से भी पूछा था कि कौन सी क्लास ज्वाइन करूँ, कौन से बेटर रहेगा। तो ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही बोला कि सर की क्लास में ऑलमोस्ट सब कवर होता है, सब नोट्स भी परफेक्ट होते हैं, क्वेश्चंस टेस्ट वगैरह भी अच्छे होते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट करने के बाद मैंने भी डिसाइड कर लिया कि सर की क्लास लगा दूं। पर मैं इतनी कंफ्यूजन में थी कि सर का निदान भी हो गया है, मैं बहुत लेट रन कर रही हूँ, मेरा बहुत कुछ छूट जाएगा। पर कैसे, इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, एंड ऐसे सोच के मैंने स्टार्ट तो कर लिया। सर भी बोलते थे ग्रुप पे कि आपने जब भी ज्वाइन किया है, जिस टाइम पे आपने ज्वाइन किया उससे आगे आगे का जो भी सिलेबस चल रहा है उसके साथ आप कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी जो छूट गया है वो बहुत बार क्लास में रिपीट होगा, तो उसकी टेंशन ना ले। ऐसे सोच के मैंने मार्च में क्लास ज्वाइन किया था, निदान जब खत्म होने आया था। बाद में फिर उसके टेस्ट के सिलेबस के साथ ही मैंने कंटिन्यू किया। मैंने कोई बाकी दूसरे क्लास के नोट्स वगैरह भी प्रेफर नहीं किए थे, सर की क्लास के साथ ही मेरा जो चल रहा है वही था। और स्टार्टिंग में मोटिवेशन तो मतलब मैं ऐसी थी कि पीजी तो करनी है और बस एक क्लिनिकल सीट चाहिए और एक गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, इतना मेरा रैंक आना चाहिए या ऐसे हो, ऐसे मैंने कुछ सोचा नहीं था। बस एक क्लिनिकल ब्रांच एंड एक गवर्नमेंट सीट का एम लेके मैं चल रही थी।
जी, आपने वो ड्रीम किया था कि आपको क्लिनिकल सीट चाहिए, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में, आज आपका इतना अच्छा रैंक आया है कि आप खुद चुन सकते हैं आपको क्या चाहिए और किस कॉलेज में चाहिए। दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग फॉर यू। अच्छा स्वप्नाली, आपके यूजी की जर्नी कैसी रही थी? आपने तिलक कॉलेज से आपका यूजी किया है, तो आपकी कैसी जर्नी थी वहाँ? यूजी की जर्नी, मेरा यूजी तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से है। यूजी की जर्नी भी मैंने बहुत लाइटली की थी, बहुत पासिंग होने तक की थी, ऐसा नहीं था। मैंने उस टाइम पे भी सीरियसली पढ़ाई की थी। तो इसका मुझे एआईपीजीटी के लिए भी बहुत फायदा हुआ। मैं यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन में अच्छे से करने की वजह से उसके श्लोक वगैरह, मुझे उसका पंचकर्म के स्पेशली बहुत फायदा हुआ था। जो भी पंचकर्म के अयोग अतियोग सम्यक योग के वगैरह श्लोक थे वो मेरे लर्न थे, तो उसका मुझे बेनिफिट हो रहा। इवन जो टॉपिक मैंने उस टाइम अच्छे से प्रिपेयर किए थे, लाइक कॉन्सेप्ट को समझ के वगैरह प्रिपेयर किए थे, वो टॉपिक जब मेरे एआईपीजीटी के प्रिपरेशन में आ रहे थे सेम टॉपिक, तो मुझे वो जल्दी ग्रास्प हो रहे थे। तो ऐसा मुझे मतलब यूजी की जर्नी का भी मुझे इस प्रिपरेशन में काफी हेल्प हुई थी। बाकी स्पेसिफिक तो ऐसा मतलब रेगुलर ही मेरी जर्नी रही थी यूजी की। जी, सुन के बहुत अच्छा लगा कि आपने यूनिवर्सिटी की प्रिपरेशन भी काफी अच्छे से किया था, मन से किया था, तो आपको उसका फायदा जो है आपके एआईपीएचडी की जर्नी भी काफी अच्छे से हुआ था। अच्छा स्वप्नाली, आपने ग्रुप स्टडी किया था या फिर सोलो प्रिपरेशन किया था, एंड आपके हिसाब से बेटर क्या होता है दोनों में ओके, मैंने तो स्टार्टिंग से ही मेरी प्रिपरेशन, रेणुका मेरी एक फ्रेंड है, उसके साथ ही मैंने स्टार्टिंग से प्रिपरेशन की थी। इवन हमारी इंटर्नशिप पोस्टिंग भी सेम ही थी, तो मैं स्टार्टिंग से ही उसके साथ पढ़ी हूँ। सोलो इतना नहीं कर पाती जितना मैंने उसके साथ किया है। वो मेरे लिए मतलब एक बहुत अच्छी पार्टनर रही है। हम दोनों ने सेम मतलब इंटर्नशिप बैच, उसने भी इंटर्नशिप बैच ही ज्वाइन की थी। हम दोनों एक सेम गोल के साथ चल रहे थे, हमारी सेम पढ़ने की स्ट्रेटेजी भी सेम थी। तो मुझे उसका बहुत फायदा हुआ। हम डेली मतलब कोई अगर हमें कोई टॉपिक डिफिकल्ट जा रहा है, इवन हमारा डेली डिस्कशन होता था। तो मुझे उसका मतलब एक ग्रुप स्टडी का बहुत फायदा हुआ। ग्रुप मतलब हम दोनों ही थे, ग्रुप भी नहीं था वैसे। तो एक वो मेरे साथ थी पढ़ने के लिए, तो लाइक मेरा गोल मेरे सामने रहता था। वो अगर एक दिन में इतना सिलेबस कवर कर रही, तो वो मेरे लिए कंपटीशन जैसा था। एक हेल्दी कंपटीशन हम दोनों के बीच में हमेशा थी कि उसने आज इतना कवर किया है तो मुझे भी आज उतना कवर करना चाहिए। ये उतना कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। इवन उसके लिए भी ऐसा सेम ही था। तो एक हेल्दी कंपटीशन के साथ हम चल रहे थे दोनों भी। और जहाँ लोग मतलब इस जनरेशन में लोग एक दूसरे को नीचे करने के लिए ज्यादा ये रहते हैं, ऐसी जनरेशन उसने मुझे हमेशा पॉजिटिवली मोटिवेट किया है। तो उसका मतलब मेरी सक्सेस में उसका भी बहुत बड़ा साथ रहा है मेरे लिए। ऐसे ही मतलब मेरे लिए तो इसकी वजह से ग्रुप मतलब उसके साथ स्टडी करना रादर देन सोलो प्रिपरेशन, मैं सोलो शायद नहीं कर पाती इतना, तो मेरे लिए ग्रुप स्टडी बेटर है। फिर भी ये डिपेंड करता है हर किसी के ऊपर कि आप कौन सा प्रेफर करें, क्योंकि किसी किसी को लगता है कि ग्रुप स्टडी में मतलब हम किसी पार्टनर के साथ हम कर रहे हैं तो हमारा ज्यादा टाइम जा रहा है, हम ज्यादा हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं किसी टॉपिक के लिए, हम ज्यादा टाइम देते हैं। पर मेरा ऐसा नहीं हुआ था, मेरे साथ उसका उसके साथ मेरा डिस्कशन भी होता था, इवन हमारे पर्सनल स्टडीज भी होते थे। तो मेरे लिए ग्रुप इज मोर बेटर देन सोलो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो हमारे प्रिपरेशन में हमें ग्रुप स्टडी करना है या सोलो करना है, काफी हमारे पर्सन पे डिपेंड करता है। जी, आपने बहुत सही कहा कि हमें ग्रुप स्टडी सूट करेगी या फिर सोलो सूट करेगा, ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। मगर आपके साथ एक बहुत अच्छी स्टडी पार्टनर थी जिसका आपको बहुत बेनिफिट हुआ, बिकॉज यू हैव समवन जिसको आप देख सकते हो कि इसने इतना किया है तो मैं भी इतना करूंगी, विच मोटिवेट्स अस, और जिससे हमारा थोड़ा अच्छे से बेटर प्रिपरेशन हो जाता है। अच्छा सप्ताली, अगर कोई स्टूडेंट फुल टाइम कॉलेज या इंटर्नशिप कर रहा है, तो उसके लिए एक रियलिस्टिक स्टडी प्लान क्या हो सकता है? मैंने भी इंटर्नशिप के टाइम पे ही प्रिपेयर किया है। तो मेरा जो पहला 6 मंथ का इंटर्नशिप था वो हमारा कॉलेज कॉलेज अटैच जो हॉस्पिटल है ताराचंद हॉस्पिटल करके, वहां पे मेरा पहले 6 मंथ का पोस्टिंग था। तो उस टाइम पे मुझे ज्यादा टाइम पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, लाइक 8 से 4 बजे तक की हमारी ड्यूटी थी। तो सुबह हार्डली मैं 1-2 घंटा पढ़ती थी। और जब ड्यूटी खत्म होती थी इंटर्नशिप की, तो उसके बाद मेरा लगभग मतलब 3-4 घंटा ऐसे पढ़ाई होती थी स्टार्टिंग के 6 मंथ में। मेरा ज्यादातर प्रिपरेशन तो एंड के 6 मंथ में ही हुआ है। तो स्टार्टिंग में सुबह मोस्टली मैं 1-2 घंटा जो भी मुझे मिलता था उस टाइम पे मैं एमआरआई नोट्स रसायन शास्त्र ऐसे मतलब रीडिंग वाले जो भी है, मैं मुझे सुबह पढ़ने की आदत है तो मैं रीडिंग के सब्जेक्ट ज्यादातर सुबह लेती थी। और जब इंटर्नशिप का टाइम खत्म होके 4 बजे बाद फ्रेश वगैरह होके थोड़ा ब्रेक लेके
फिर 1 घंटा रेस्ट करके फिर मैं 3-4 घंटे ऑलमोस्ट लेक्चर वगैरह करती थी, फिर क्वेश्चन सॉल्विंग, ऐसा होता था पहले 6 मंथ में। उसके बाद मेरी सिविल की पोस्टिंग एसडीएच मंचर में थी, तो वो तो काफी हेक्टिक था उस टाइम, मेरा बहुत मतलब बहुत ही बैकलॉग छूटा था, मैं मेरी स्टडी में बहुत गैप आया था, और डिप्रेसिंग भी बहुत था वो मेरे लिए। उसके बाद पीएचसी की जो ड्यूटी थी उस टाइम पे थोड़ा रिलैक्स था, तो उस टाइम पे मैंने वो कवर कर लिया। तो स्टडी तो मेरा जो भी मेरा शेड्यूल था वो एंड के 6 मंथ का ही मैं ज्यादातर बताऊंगी। सुबह के टाइम में मैं रीडिंग पे हमारा फोकस रहता था। इवन जो अभी वर्किंग इंटर्नशिप कर रहे हैं, तो मैं उनको ये सजेस्ट जरूर करूंगी कि आप स्टार्टिंग के दिनों में लेक्चर कवर करने पे फोकस करें, क्योंकि लेक्चर करना बहुत जरूरी है। लेक्चर के फायदे ऐसे होते हैं कि सर अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहे, स्पेशल चरक चिकित्सा वगैरह, उसके बहुत ज्यादा लेक्चर है। तो चरक चिकित्सा का अगर कोई टॉपिक हम ले रहे हैं, लाइक कास वगैरह ले रहे हैं या श्वास ले रहे हैं, तो उसमें उस टॉपिक में उस ऑडियो में सर बाकी ऑथर्स ने, सुश्रुत ने, अष्टांग हृदय में उसके रिलेटेड क्या आया है ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स में बताते। इवन उसके रिलेटेड जो भी मॉडर्न टॉपिक है वो भी सर उस लेक्चर में कवर कर लेते। तो स्टार्टिंग की फेज में जब आपका ज्यादा वर्किंग है, तो उस टाइम पे लेक्चर कवर करने पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि लेक्चर्स कवर होंगे, और एंड में लेक्चर्स कवर करेंगे तो एंड में रिवीजन के लिए ज्यादा मतलब कम समय लगेगा, और पढ़ाई मतलब रिविजन्स राउंड हमारे ज्यादा हो सकते हैं। और इंटर्नशिप के जब ओपीडी में जब ब्रेक आता, ओपीडी के टाइम पे जब पेशेंट कम होते हैं, ब्रेक वगैरह आता है, बीच में टाइम मिलता है, तो उस टाइम पे हम दोनों ने मिलके मिसलेनियस सेक्शन सॉल्व किए थे। मोस्टली मेरा जो मिसलेनियस सेक्शन है वो मेरा वर्किंग इंटर्नशिप के टाइम पे ही खत्म हुआ था। और क्वेश्चन सॉल्विंग की आदत मैंने पहले से ही रखी थी, वो एक पॉइंट था मेरा जो मतलब स्टार्टिंग से एंड तक के मैंने उसको बीच में गैप नहीं आया था क्वेश्चन सॉल्विंग में, वो मेरा डेली ऑलमोस्ट होता था। क्वेश्चन सॉल्विंग का फायदा एक ऐसा होता था कि जब मतलब कभी कभी कैसा मेरा, मैं रीड करने बाद उस अध्याय के क्वेश्चन सॉल्व करूँ तो वो भी मेरे गलत होते थे, इवन रीड करने बाद भी गलत हो रहे थे। तो ऐसा मतलब डिप्रेसिंग लगता था, पर बाद में जब वही टॉपिक में रिपीट करूंगी तो वो क्वेश्चंस की वजह से मुझे आइडिया आता था कि मुझे ज्यादा फोकस कहाँ पे देना है। तो क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत मतलब इम्पोर्टेंट है इस प्रिपरेशन में। ओवरऑल मेरा यही शेड्यूल था कि सुबह के टाइम पे मतलब रीडिंग करना, इंटर्नशिप के बाद मतलब 4 बजे के बाद 3-4 घंटा लेक्चर वगैरह करना, थोड़ा रीडिंग करके रात में क्वेश्चन सॉल्विंग करके सो जाना। स्टार्टिंग के 6-7 मंथ में तो मेरा बहुत ज्यादा सीरियसनेस नहीं था, जो लास्ट के 6 मंथ में मेरा सीरियसनेस था। एग्जाम भी पहले जब अनाउंस हुई थी, अप्रैल में शेड्यूल्ड थी, तो मेरा मंचर का पोस्टिंग खत्म होने बाद लगभग मेरा दिसंबर में सिविल पोस्टिंग खत्म हुई थी। उसके बाद मेरे पास 2-3 महीने ही थे, तो मैं पूरी डिप्रेस हुई थी कि मेरे से कुछ होगा नहीं करके, मैं बहुत गैप भी आया है स्टडी में। पर फिर एग्जाम पोस्टपोन हुई, जुलाई में गई, तो फिर होप्स मिलके मैंने वहां से ज्यादा अच्छा प्रिपेयर किया था। उसके बाद तो मैं ज्यादातर अपना वही शेड्यूल बताऊंगी। जी, आपने आपके टाइम को बहुत अच्छे से मैनेज किया, बिकॉज आपके इंटर्नशिप के टाइम में कुछ ब्रेक है, कोई भी पेशेंट्स कम है, तो आपने उस टाइम में भी मिसलेनियस सेक्शन को पूरा उसी टाइम पे खत्म किया है। एंड इंटर्नशिप इतना हेक्टिक होने के बावजूद थोड़ा बहुत सुबह के टाइम पे, रात के टाइम पे आपने अपना रूटीन को फॉलो किया है कि सुबह रीडिंग करना है, शाम को क्वेश्चंस करना है, साथ में एमआरआई नोट्स, बाकी सब कुछ करते चलना है। इट्स अ रियली ग्रेट थिंग। अच्छा स्वप्नाली, एआई पीसीटी का सिलेबस काफी वास्ट होता है, तो आपने इसे मैनेजेबल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कैसी स्ट्रेटेजी अपनाई थी और इसका रिवीजन कैसे किया था? ओके, वैसे डिवीजन तो मेरा स्पेसिफिक ऐसे कुछ नहीं था, मेजर सही था, माइनर सही था, सब्जेक्ट ऐसे ही मैं लेके चल रही थी। मैं अपना एंड के 6 मंथ का ही डिवीजन बताऊंगी ज्यादातर, क्योंकि उस टाइम पे लगभग हमारा शेड्यूल मतलब 6 बजे मैं उठती थी डेली। उसके बाद एक एक 1.5 घंटा मतलब एक्सरसाइज करके थोड़ा फ्रेश वगैरह होके ऑलमोस्ट 7 बजे पढ़ने के लिए बैठती थी। तो 7 से लेके 9:30 10 तक के रीडिंग का सेशन होता था। उस टाइम पे एमआरआई नोट्स मैंने ऑलमोस्ट डेली पढ़े रोटेशन में। उसके रिविजन्स होना बहुत जरूरी है एमआरआई नोट्स में, क्योंकि बहुत जो ऐसे पॉइंट्स है वो एमआरआई नोट्स में बहुत कवर किए हैं, तो उसके रिविजन्स पे मैंने ज्यादा फोकस किया था, वो नोट्स मैंने डेली पढ़े। तो ऐसे 7 से 9:30 या 10 बजे तक के एमआरआई नोट्स डेली पढ़ना। उसके बाद 10 बजे हम नाश्ते का ब्रेक लेते थे। उस टाइम पे डेली सर टेलीग्राम पे क्वेश्चन डालते डेली, तो हम दोनों मिलके उसको सॉल्व करते थे, उसके रिलेटेड जो भी डिस्कशन है, जो टॉपिक है, वो थोड़ा बहुत करके ऑलमोस्ट हाफ आवर का हमारा नाश्ते का ब्रेक रहता था। फिर नाश्ते के बाद आफ्टरनून सेशन में मैंने ज्यादातर मेजर संहिता पे ही फोकस किया है।
10 से लेके 1 1:30 बजे तक के 2 3 घंटा लेक्चर करना, उसमें बीच में अगर बोर हो रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करना, थोड़ा पढ़ना, ऐसे करके लंच के बाद भी इवन मुझे डेली थोड़ा नींद की मतलब सोने की आदत थी। डेली आफ्टरनून में मैं 10 15 मिनट का पावर नैप लेके वापस स्टार्ट करती थी पढ़ाई। तो 2 3 घंटे लेक्चर, फिर उसके बाद क्वेश्चंस, उसके बाद थोड़ा रीडिंग वगैरह, ऐसे आफ्टरनून सेशन में मेजर संहिता मैंने कवर की ज्यादातर। इवनिंग सेशन में मैं थोड़ी चाय की एडिक्ट टाइप हूँ, चाय की शौकीन हूँ, तो हमारा डेली इवनिंग चाय का ब्रेक भी होता था। तो चाय के बाद डिस्कशन होता था, 1 1:30 घंटे का डिस्कशन डेली हमने किया है। उस डिस्कशन में ज्यादातर जो टॉपिक हमें डिफिकल्ट लग रहे हैं या जो हम मतलब भूले जा रहे हैं वापस, तो उसको हम किसी ट्रिक के साथ वगैरह जोड़ के डिस्कशन में हम उसको लेते थे। इवन डिस्कशन में कभी कभी मॉडर्न सब्जेक्ट भी हमने उसमें कवर किए थे, माइनर से तक। इवन शारंगधर के जो प्रमाण है, मात्रा वगैरह है, कुछ कल्प है, उनके अधिकार वगैरह, ऐसी जो रटने की चीजें थी या ऐसी चीजें हमने ज्यादातर डिस्कशन में कवर की। ऐसे डेली 1 1:30 घंटे का डिस्कशन हमारा होता था। और फिर डिस्कशन के बाद वापस मैं माइनर संहिता पे फोकस करती थी डिस्कशन होने के बाद। उस टाइम पे फिर भाव प्रकाश के लेक्चर, सारंगधर के लेक्चर, जितना भी ऐप पर है उतना मैंने किया था कवर। फिर डिनर तक के माइनर संहिता करके डिनर के बाद ज्यादातर मैंने क्वेश्चन सॉल्विंग पे ही फोकस किया है। कभी कभी मतलब चिकित्सा के वगैरह लेक्चर बहुत ज्यादा है चरक के, तो अगर मेरे कोई लेक्चर छूट रहे या किसी टॉपिक का कुछ छूट रहा है तो उसको मैं डिनर के बाद करती थी 1 2 लेक्चर। या फिर रिसर्च, मुझे कभी कभी कोई कंसेप्ट, रिसर्च के ज्यादातर कंसेप्ट मुझे हार्ड जाते थे, मुझे समझ नहीं आते थे, तो कभी उसके यूट्यूब लेक्चर करके डिनर के बाद होता था कि नींद भी नहीं आ रही, नींद भी जल्दी नहीं आती थी। और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग करते करते रात में ऑलमोस्ट 12 बजे तक के मैं सोती थी। बहुत बार तो ऐसा हो रहा था कि मतलब क्वेश्चन, मेरे स्क्रीन चालू है, मेरा क्वेश्चन सॉल्विंग चल रहा है और मैं वैसे ही सो जाती थी, सुबह उठ के स्क्रीन वही ऑन रहती थी। तो लगभग मेरे लास्ट के 6 7 मंथ में तो मेरा यही शेड्यूल रहा था कि 12 बजे सोना, 12 साढ़े 12 बजे तक के सोना, और सुबह 6 बजे उठना। यही स्ट्रिक्टली फॉलो किया था मैंने। और डिवीजन मतलब वही सुबह के टाइम पे रीडिंग, आफ्टरनून के सेशन में मेजर संहिता, और उसके बाद माइनर संहिता इवनिंग सेशन में। और डेली नाइट सोने से पहले एक एक या 1.5 घंटा, 1 आध घंटा क्वेश्चन सॉल्विंग को मैं देती थी। कि जो रूटीन है दैट इज रियली इंस्पायरिंग कि आपने आपके सिलेबस को कितने सिस्टमेटिकली डिवाइड किया था एंड उससे इतने 6 महीने तक कंटिन्यूस आपने उसको फॉलो किया, दैट्स अ रियली इंस्पायरिंग थिंग। अच्छा स्वप्नाली, कई बार कुछ वॉलेटाइल टॉपिक्स होते हैं जो हम बार बार भूल जाते हैं, तो उन्हें परमानेंटली याद रखने के लिए आपने क्या टेक्निक अपनाई थी? अच्छा। जैसे कि मैंने बोला आपको कि हम डेली डिस्कशन करते थे, तो ज्यादातर भूलने वाले टॉपिक हम डेली डिस्कशन में ही लेते थे। कल्प वगैरह ज्यादातर भूलते हैं, या फिर मात्रा रही हो किसी, रसशास्त्र के टॉपिक भी बहुत बार, मतलब शोधन वगैरह हर द्रव्य का, वो भूलने वाले टॉपिक है, तो उसे डिस्कशन में लेते थे। या फिर कभी कभी फनी ट्रिक के साथ जोड़ के उसको किया था। इवन बॉलीवुड के सॉन्ग वगैरह उसके साथ जोड़ के भी हमने की थी। प्रकृति के जो पॉइंट्स होते हैं स्पेशली, उसके उसके बारे में, ऐसे कि कोई पर्टिकुलर पर्सन को हमारे सामने इमेजिन करके मैंने वो उसको जोड़ के प्रकृति के पॉइंट्स याद रखे थे। तो ज्यादातर ऐसी मतलब किसी ना किसी फनी ट्रिक के साथ जोड़ती थी। बहुत बार मतलब एक टॉपिक अगर हमें याद नहीं हो रहा है तो मैं उसको ही लेके 2 3 घंटा कंटिन्यूअसली बैठे रही हूँ कि लाइक मुझे ये टॉपिक आज होना ही चाहिए, मेरा आज ये होना ही चाहिए, ऐसे नहीं मैंने किया। सर भी हमेशा ग्रुप पे ऐसे बोलते थे कि अगर आप कोई टॉपिक भूल रहे हो या फिर किसी को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है, तो एक ही टॉपिक पे अटके मत रहो आप। तो उसको पढ़ो, आगे चलो, वापस उसको 2 3 दिन बाद वापस रिवीजन करो। तो मैंने भी उसी पे फोकस किया था। अगर कोई टॉपिक मुझे नहीं हो रहा है लर्न, मैं उसको भूले जा रही हूँ, तो मैं उसको पढ़ के आगे निकल जाती थी और वापस 2 3 दिन बाद उसको वापस रिवीजन कर लेती थी। तो ऐसे में मतलब मल्टीपल रिवीजन से वो टॉपिक ग्रास्प हो जाता था। ज्यादातर डिस्कशन में ऐसी चीजें की थी हमने। और जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, लाइक अनुपान है किसी कल्प के, तक्र के अनुपान है उधर में वगैरह, ऐसे पॉइंट्स जो है छोटे छोटे, जिनके मतलब पॉइंट्स वैरी कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके स्टिकी शॉर्ट नोट्स बना के सामने वाली विंडो पे मैंने पेस्ट किए थे, ताकि आते जाते वो नजर के सामने रहे। और ऐसी मतलब छोटे छोटे ट्रिक्स अपना के ही मैंने ऐसे भूलने वाले टॉपिक को किया था। एक्चुअली हम लोग सच में ये कर भी सकते हैं बिकॉज कोई भी एक टॉपिक हमें भूल रहे हैं या फिर वो याद नहीं हो रहा है तो हमें उस पर स्टक नहीं रहना है, हमें उस पर दोबारा आना है। मल्टीपल रिविजन से वो टॉपिक हमारा याद हो जाता है एंड ऑल्सो हम लोग स्टिकी नोट्स बना के अपने आंखों के सामने रखेंगे तो भी उस समय याद करने में काफी आसानी हो सकती है।
अच्छा स्वप्नाली, जब प्रिपरेशन लंबे समय तक चलती है तो कई बार मेंटल फटीग हो जाता है, तो फिर अपने सेल्फ केयर या फिर जो बैलेंस होता है उसे कैसे बना के रखें? मोस्टली मेंटल फटीग जो है वो लॉन्ग स्टडी सेशन चल रहे हैं या मतलब बहुत देर के लिए अपन एक टॉपिक लेके बैठे हैं तो बोर सा होता है। तो ऐसे में मैं बीच बीच में ब्रेक्स लेती थी। सोशल मीडिया का ऐप भी मैंने कोई बंद नहीं किया था ऑनेस्टली बताऊँ तो। मेरे सोशल मीडिया एंड तक के मेरे सब चल ही रहा था, इंस्टाग्राम वगैरह। तो धीरे धीरे मतलब स्टार्टिंग में मुझे रील स्क्रॉलिंग की बड़ी आदत थी, पर धीरे धीरे मैंने सेल्फ कंट्रोल करके उसको काफी मैनेज किया था। और 2-3 घंटा अगर मैं पढ़ रही हूँ एक हर टॉपिक में, 1-2 घंटा पढ़ के उसमें 5-10 मिनट का मैं ब्रेक लेती थी, व्हाट्सएप चेक करना, इवन इंस्टा वगैरह चेक करना। तो ऐसे छोटे छोटे ब्रेक लेके वो रिफ्रेशमेंट लेके मैं आगे कंटिन्यू करती थी। इवन मैं थोड़ी ओवर थिंकर टाइप की भी हूँ, तो उस चीज में तो मेरे रूममेट्स, मेरी फ्रेंड है रूही है, मेरी फ्रेंड वैशाली है, उन लोगों ने मेरी काफी हेल्प की थी। इवन रेणुका ने भी मुझे हमेशा मेरी जर्नी में मोटिवेट करते चली है वो। तो वो लोगों को भी मतलब उन्होंने भी मेरी इस फेज से बाहर निकलने में काफी हेल्प की थी। मुझे सॉन्ग सुनने की भी आदत है पहले से ही, तो स्पेशली मेरा मतलब नीरजा से वो जो जीते हैं चल सॉन्ग फ्रॉम नीरजा वो मेरा फेवरेट था। और जो है एक जिंदगी सो ख्वाहिशें, वो सॉन्ग मैं सुना करती थी। वो सॉन्ग मेरे लिए चार्जअप जैसे थे, उनसे मैं मोटिवेट होती थी और रिफ्रेशमेंट भी काफी आता था। एक ही जिंदगी है मेरी और ख्वाहिशें बहुत सारी है, तो उनको पूरी करने के लिए मुझे लड़ना ही था, करना ही था। तो मैं उस प्रिपरेशन के साथ मतलब कि मेरे एक ट्रैक पे चल रही थी मैं। अगर कोई टॉपिक मुझे डिफिकल्ट जा रहा है तो डिस्कशन में उसे करती थी। अगर मतलब स्पेशल चिकित्सा के अध्याय के बहुत सारे लेक्चर होते तो मैं उसे मल्टीपल सिटिंग में कवर कर लेती थी। कोई भी मतलब कोई टॉपिक को ऐसे कंटिन्यूअसली लेके मैं बैठी हूँ ऐसा नहीं होता था। उसकी टॉपिक रोटेट करते रहेंगे तो एक फ्रेशनेस रहती है, और जितना हम फ्रेशली करेंगे उतना टॉपिक जल्दी ग्रास्प होता है, ऐसा मुझे लगता है। इवन मेजर टेस्ट सर के हर हफ्ते में वगैरह कंडक्ट होते हैं, तो मेजर टेस्ट देने के दूसरे दिन बाद हम डेली उसका एनालिसिस करते थे, मैं और रेणुका बैठ के, कहाँ मतलब कहाँ से हमारे क्वेश्चन जा रहे हैं या जो भी। तो उसका एनालिसिस करके उस दिन हमारा थोड़ा ब्रेक रहता था। हम कॉफी के लिए, मैं रूम पे रह के ही मैंने मेरी पूरी पढ़ाई की है, तो मेजर टेस्ट के बाद ज्यादातर हम कॉफी के लिए वगैरह एक ब्रेक लेते थे। तो जिसके भी टेस्ट में मार्क्स डाउन जा रहे हैं हम दोनों में से जिसका भी कम आएगा उसकी तरफ से वो ट्रीट रहती थी, तो वो मेरे लिए रिफ्रेशमेंट मतलब एक, हम हमारी शेड्यूल में से एक रिफ्रेशमेंट जैसा उसको करते थे। और बाद में वापस कि हाँ चलो हमने इतना टाइम अब दिया है बाहर जाने के लिए, तो उसको कवर करके मतलब एक थोड़ा प्रेशर सा आके वापस उसको मैं हम दोनों कवर करने पे फोकस करते थे। तो ऐसे शॉर्ट ब्रेक्स लेके ही मैंने सोशल मीडिया एक रिफ्रेशमेंट के लिए यूज किया था। और छोटे छोटे ब्रेक्स एंड में तो बंद किए थे, पर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में मेरे ये ब्रेक्स होते थे, मेरी जो जर्नी चल रही थी उसमें ऐसे ही थोड़ा मतलब फ्रेंड के साथ थोड़ा ब्रेक के साथ ऐसे मैंने बैलेंस किया था। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हम कोई एक टॉपिक को लेके बैठे रहेंगे तो हमें बिल्कुल वहाँ पे फटीग आ जाएगा। अगर अगर हम उसे मल्टीपल सिटिंग्स पे कर रहे हैं और बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स ले रहे हैं तो हमें वो मेंटल फटीग नहीं आता है। और हम लोग डेफिनेटली कुछ सॉन्ग सुनना है, हमारी कुछ हॉबी है, उन्हें परस्यू करके खुद को फ्रेश रख सकते हैं। और जितना हम फ्रेश माइंड से करेंगे तो ज्यादा वो टॉपिक हमें ग्रास्प भी होता है। अच्छा स्वप्नाली, आपके हिसाब से एआई पीएचडी में अच्छा रैंक लाने के लिए रिविजन के कितने मिनिमम राउंड्स करने चाहिए? जिन राउंड्स ये हर किसी के लिए अलग हो सकता है, किसी को 3 लग सकते हैं, किसी को ज्यादा भी लग सकते हैं। इसके रिलेटेड मैंने भी मेरे सीनियर से गाइडेंस लिया था। स्टार्टिंग में तो मेरा पढ़ाई ज्यादा नहीं हुई थी स्टार्टिंग में, पर जब टाइम मिल रहा था तो मैंने मेरी प्रिपरेशन में मेरा 100% दिया था। और सर के जो टेस्ट होते हैं मेजर टेस्ट वगैरह, तो मैंने मेरा पूरी पढ़ाई सर के सिलेबस के साथ ही की थी। तो ज्यादातर चीजें मतलब लेक्चर्स तो मेरे पहले ही कवर हुए थे जब मेरा वर्किंग इंटर्नशिप चल रहा था उस टाइम पे। बाद में ज्यादा मॉक टेस्ट जब चालू हुए थे तब तो रीडिंग पे ही फोकस होता था। मतलब तब लेक्चर करना पॉसिबल भी नहीं होता है, टाइम बहुत कम होता है। तो उस टाइम पे अगर मैं रीडिंग के हिसाब से होल सिलेबस अगर मैं कंसिडर करूंगी तो एंड में मेरे 2-2 ढाई महीने में मेरे 3 से 4 रिवीजन हुए थे पूरे सिलेबस के। अगर आप स्टार्टिंग से ही अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो, लेक्चर्स वगैरह सब परफेक्ट कर रहे हो, तो एंड में आपको रिवीजन के लिए उतना ही कम समय लगता है। इवन दैट हम एक एक स्थान भी एक दिन में पूरा रिवाइज कर सकते हैं अगर आप पहले से बेटर प्रिपेयर कर रहे हो तो एंड में मतलब सुश्रुत निदान वगैरह जो है, सुश्रुत शारीर, ऐसे स्थान जो एक डेढ़ दिन में मेरा पूरा रिवाइज होता था एंड एंड में। तो स्टार्टिंग से प्रिपेयर करेंगे तो
वो बेटर हो जाएगा। और सर के टेस्ट के साथ, टेस्ट के सिलेबस के साथ ही जाना चाहिए, क्योंकि एक टारगेट रख के हम चलते हैं। मैंने कोई अलग से मेरा शेड्यूल नहीं बनाया था, मैं सर के टेस्ट के साथ ही चल रही थी, तो एक वो टारगेट जैसा मेरे सामने रहता था कि मुझे इतने दिनों में उतना कवर करके चलना है ऐसे। रिवीजन राउंड बहुत जरूरी है एग्जाम में। एग्जाम में एक्यूरेसी, मतलब क्वेश्चन के आंसर में आपको एक्यूरेसी रिवीजन के थ्रू ही आती है। रिवीजन आप जितना ज्यादा करेंगे उतना ज्यादा आपको एक्यूरेसी आएंगी। मुझे भी कुछ कुछ क्वेश्चन कंफ्यूज हुए थे फाइनल एग्जाम में, तब मुझे रियलाइज हो रहा था कि शायद मेरे राउंड और होने चाहिए थे। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना उस टॉपिक पे आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और उतना मतलब श्योरली आप आंसर क्लिक कर पाओगे। जब स्टार्टिंग से आप बेटर प्रिपेयर करेंगे, मैं सजेस्ट यही करूंगी, स्टार्टिंग से आप बेटर प्रिपरेशन रखेंगे तो एंड में आपके मैक्सिमम रिवीजन पॉसिबल हो सकेंगे। तो एंड में कैसे, हाउ मच से ज्यादा हाउ मेनी, ये ज्यादा जरूरी होता है। जितनी आपके रिवीजन ज्यादा होंगे उतना पेपर आपके लिए मतलब इजी बनता जाएगा, और उतनी एक्यूरेसी आपकी बढ़ती जाएगी। तो जितना हो सके उतना मैक्सिमम रिवीजन पे आप फोकस करना चाहिए। मेरे लिए तो 3 से 4 राउंड में मैंने किए थे, एंड के फाइनल कंसिडर करे तो। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर हमारा पहले से प्रिपरेशन काफी अच्छी होती तो हमारा एंड में जो है रिवीजन काफी फास्ट हो सकता है। जैसे आपने कहा कि आप एक स्थान को 1 या 1.5 दिन में पूरा कंप्लीट कर लेती थे, तो दैट इज अ रियली ग्रेट थिंग। एंड एग्जाम में हमारा जितना ज्यादा रिवीजन होगा उतना जल्दी हमें हमारा जो आंसर पे कॉन्फिडेंस आता है कि हमारा आंसर सही होने वाला है। अच्छा, स्वप्नाली, एआईपीएचडी की तैयारी करते वक्त आपने सोशल मीडिया या फिर जो फोन से जो डिस्ट्रैक्शन होता है हमें, उसे कैसे कंट्रोल किया था? ऑनेस्टली बताओ तो मैंने कोई सोशल मीडिया का ऐप अनइंस्टॉल नहीं किया था। बस मैंने उस पे कंट्रोल बहुत किया था। लाइक स्टार्टिंग में मेरा जहाँ 1-1.5 घंटा सोशल मीडिया पे जा रहा है, वहाँ एंड में लास्ट लास्ट में हार्डली मेरा 15 से 20 मिनट भी मैक्सिमम होता था। कभी कभी तो उतना भी 5-10 मिनट रेयरली मेरा उतना यूज होता था। तो वो जरूरी होता है, आपको कंट्रोल होना चाहिए। आप यूज कर रहे हैं तो कंट्रोल में थोड़ा होना चाहिए। जब पढ़ाई करके मुझे बोर होता था तो मैं इंस्टा व्हाट्सएप का यूज करती थी। इंस्टा पे भी ज्यादातर मैंने एग्जाम रिलेटेड जो चैनल है, आयुष मिनिस्ट्री का चैनल है, करंट अफेयर्स वगैरह है, तो वो मैंने ज्वाइन किए थे। तो उसकी वजह से आयुष जी के एंड करंट अफेयर्स में काफी इंफॉर्मेशन मिलती थी। इवन यूट्यूब पे भी मुझे रिसर्च के कुछ कुछ टॉपिक की प्रॉब्लम होती थी, तो उसका कंसेप्ट समझने के लिए मैं यूट्यूब पे लेक्चर्स वगैरह करती थी। कभी कुछ स्टडी में डायरेक्शन नहीं मिल रही या बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, ऐसे टाइम पे सीनियर्स से बात करना कांटेक्ट फोन पे होता था। इवन मैं रूम पे ही रह के मैंने मेरी पूरी प्रिपरेशन की है, तो डेली मेरा घर पे कॉल रहता था, 2-3 मिनट मेरी डेली बात होती थी। तो ये ब्रेक्स मेरे लिए एक रिफ्रेशमेंट होके मैं वापस अपनी पढ़ाई पे आती थी, एक रिफ्रेशमेंट लेके। तो ओवरऑल तो मेरा सोशल मीडिया का यूज एज अ रिफ्रेशमेंट ही रहा है। मैंने बहुत ज्यादा टाइम दे रही हूँ सोशल मीडिया पे, ऐसा नहीं था। ज्यादातर मेरा वन लाइनर क्वेश्चन वगैरह इंस्टा के कुछ कुछ चैनल पे मिलते थे, तो इवन करंट अफेयर्स वगैरह तो मैंने एक नॉलेज के हिसाब से ही और एक रिफ्रेशमेंट के हिसाब से ही मैंने यूज किया था। दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आपने जो है सोशल मीडिया जो हमें डिस्ट्रैक्शन की तरफ लेके जाता है, आपने उसे भी एक प्रोडक्टिव तरीके से यूज किया था, एंड वो भी कंट्रोल में एक लिमिटेड टाइम के लिए कि इतने टाइम ही करना है। अच्छा स्वप्नाली, कभी कभी कहते हैं कि कोई फेस्टिवल्स आ गया या फिर कहीं पे ट्रैवल करना पड़ रहा है तो उसके टाइम पे बैकलॉग आ जाता है, तो फिर आपने उस बैकलॉग को कैसे हैंडल किया था, या फिर जब का स्टडी होता है उसे कैसे कंटिन्यू किया था? जो प्रिपरेशन है वो तो मैंने रूम पे रह के ही की है। मेरा गांव भांबरडे, रांजनगांव गणपति पुणे में ही आता है। तो फेस्टिवल्स के टाइम पे घर पे आना वगैरह मेरा होता था। इंटर्नशिप के स्टार्टिंग में मैं सैटरडे संडे अगर छुट्टी मिलती है तो मैं उस टाइम पे घर पे आती थी। पर इस वजह से जो भी मेरा स्टडी सेशन छूटता था उसको मैं बाद में, मतलब जब मैं वापस अपना शेड्यूल स्टार्ट करती थी तो उस टाइम पे मैं उसको एक्स्ट्रा मेहनत देके एक्स्ट्रा करके मैं वो कवर कर लेती थी। इवन फरवरी में भी हमारी एक हम्पी की फैमिली ट्रिप मैंने की थी। तो ऐसे मतलब हम मशीन जैसे एक ही चीज पे फोकस ज्यादा मतलब वही करते रहेंगे ऐसा नहीं होता है। ह्यूमन नीड्स होते हैं, तो रिफ्रेशमेंट मेरे लिए ये चीजें रिफ्रेशमेंट जैसी होती है, होती थी। मैं चार्जअप होती थी इन चीजों में मैं एंजॉय तो करती थी, पर वापस उसके गिल्ट में जब मैं वापस अपना शेड्यूल स्टार्ट करती थी तो ये मेरी मतलब प्रिपरेशन होती थी मन में कि मुझे अब एक्स्ट्रा बैठना है, एक्स्ट्रा करना है, एक्स्ट्रा टाइम देना है। तो ऐसे मतलब ये मैं जरूर बताऊंगी, अगर आप कहीं पे टाइम दे रहे हैं या किसी चीज को आप एंजॉय कर रहे हैं तो उसको वापस आपको रूटीन में जाके उसको एक्स्ट्रा हार्डवर्क करके आपको वो कवर करना है। ये भी एक चीज मन में होनी चाहिए।
उस गैप को आपको फील करना चाहिए, तभी एक अपनी प्रिपरेशन जो है वो एक सही ट्रैक पे चलती रहेगी। कि आपने सही कहा कि अगर हम कहीं पे छुट्टी पे जा रहे हैं कुछ एंजॉय करें तो वहां पे पूरा 100% एंजॉय भी करो, मगर इस मेंटालिटी के साथ भी रहना चाहिए कि अगर हमें वापस आके थोड़ा और मेहनत करने की जरूरत पड़ने वाली है ताकि हमारा जो स्टडी गैप हुआ है उसे हम पूरा कर सके। अच्छा स्वप्नाली, मॉक टेस्ट के क्वेश्चंस होते हैं उनके रिवाइज करना है कुछ उसका एनालिसिस करना होता है, आपने उसके लिए कुछ सिस्टम बनाया था क्या? अच्छा हाँ, मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है, ये पहली बात मैं बताऊंगी। उसके स्कोर ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरा भी एक इंसिडेंस ऐसे हुआ था मॉक टेस्ट के रिलेटेड, मैं बताना चाहूंगी कि स्टार्टिंग के एक दो टेस्ट मैंने दिए और मेरी इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रही थी मार्क्स में। मतलब हम रैंक्स तो देखते ही है हर किसी के, आजू बाजू कौन है क्या है, मेरा इम्प्रूवमेंट ही नहीं हो रहा था। तो मैं स्टक हुई थी, बहुत डिप्रेसिंग फील हो रहा था कि मेरा इम्प्रूवमेंट कुछ हो क्यों नहीं रहा, मैं तो पढ़ाई कर रही हूँ, मैं मेरा 100% दे रही हूँ, फिर भी इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा है। पर सर ग्रुप पे मैसेज भेजते रहते थे कि आप मार्क्स मत देखो, आप टेस्ट अटेम्प्ट करना जरूरी है। तो मॉक टेस्ट मैंने अटेम्प्ट, मतलब स्टार्टिंग से ही मैंने सारे टेस्ट दिए थे, इवन मेजर टेस्ट भी मैंने मिस नहीं किया, हार्डली मेरे एक दो तीन टेस्ट मिस हुए होंगे, नहीं तो मैंने कोई टेस्ट मिस नहीं किया था। मॉक टेस्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि एक मॉक टेस्ट का जो सिलेबस रहता है सर का, वो बहुत वास्ट सिलेबस होता है, और बहुत सारे लोगों के मतलब कंप्लेंट्स भी रहते होंगे कि इतना वास्ट सिलेबस है, कवर ही नहीं होता है, तो हम टेस्ट कैसे दे एंड ऑल। तो टेस्ट का सिलेबस तो मेरा भी कवर नहीं होता था, पर एक डिवीजन वाइज में लेती थी कि हाँ अब इस बार मैंने इस मतलब लाइक चरक का मैंने चिकित्सा स्थान किया है, तो अगली बार मैं सूत्र पे फोकस करूंगी, ऐसे मतलब एक एक उस जो सिलेबस है वो सिलेबस में से कुछ चीजें मुझे इस बार करनी है, और कुछ जो सिलेबस है वो मुझे अगले टेस्ट में कवर करना है, ऐसे एक टारगेट, मतलब एक टारगेट रख के मैं चलती थी। मॉक टेस्ट देने के बाद स्टार्टिंग में मेरा मतलब हम दोनों की भी वो मिस्टेक हुई थी, रेणुका और मेरी, कि हम टेस्ट रात के टाइम पे देते थे, लगभग 10 साढ़े 10 के आसपास। तो शायद उसकी वजह से भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा होगा, फिर बाकी सीनियर्स ने वगैरह सजेस्ट किया कि आपका एग्जाम जो टाइम पे होता है सुबह के सेशन में, वो टाइम पे दिया करो। तो फिर हमने वो टाइम पे देना चालू कर दिया, फिर मेरा इम्प्रूवमेंट भी आया था। सुबह के टाइम पे फ्रेशनेस कुछ अलग ही होती है, और मतलब दिमाग भी शार्पली चलता है, तो वो बेनिफिशियल होता है। फिर एनालिसिस, मतलब हम टेस्ट देने के बाद दोनों भी बैठ के उसका एनालिसिस करते थे, और एनालिसिस में ऐसा होता था कि मतलब मैं मेरे जो क्वेश्चन ओवरऑल रॉन्ग हुए उसमें मैं डिवीजन करती थी कि मेरे कंफ्यूजन में कितने क्वेश्चन रॉन्ग हुए हैं, मैंने सिली मिस्टेक कितने किए हैं, और कितने क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जो मेरे अभी रीडिंग में या फिर मेरा रिवाइज नहीं हुआ है उसकी वजह से वो चले गए। मतलब एक नॉट रीड वाला पोर्शन, एक कंफ्यूजिंग वाला पोर्शन, और एक सिली मिस्टेक वाला पोर्शन। तो ओवरऑल तो मेरे कंफ्यूजन में ही ज्यादातर जाते थे क्वेश्चन। तो उसके लिए नेक्स्ट टाइम पे मैं रिवीजन पे फोकस करती थी। उसमें भी जितने क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हुए उसमें किस संहिता के मेरे क्वेश्चन ज्यादा रॉन्ग हो रहे, उसमें किस स्थान के ज्यादा रॉन्ग हो रहे, तो नेक्स्ट टाइम मैं प्रिपेयर करूंगी तो उस स्थान पे मेरा वो ज्यादा फोकस रहता था। इवन सब्जेक्ट के भी अगर ज्यादा रॉन्ग हो रहे तो नेक्स्ट टाइम वो सब्जेक्ट को मैं कवर करने पे फोकस करती थी। तो मॉक टेस्ट का यही एक मतलब फायदा रहता है, और सिलेबस भी बहुत ज्यादा होता है, तो उस मतलब उस सर भी बोलते थे कि उस ज्यादा सिलेबस के साथ अगर हम चलेंगे तो हमें वो एक आदत बन जाती है कि एंड में तो इवन हमने सारा सिलेबस होता है, तो एक लार्ज सिलेबस के साथ चलने का एक एक्सपीरियंस हो जाता है। ओवरऑल तो मतलब ऐसे था कि मार्क्स देख के नहीं चलना है, बस सिलेबस कवर करते करते चलना है, कर्म करते चलो फल की अपेक्षा मत करो, ऐसे करके कितना सिलेबस कवर हो रहा है उस पे ही मैंने फोकस किया था, कितनी रिवीजन हो रहा है ऐसे फोकस किया था। मॉक टेस्ट के लिए रिवीजन मतलब जो क्वेश्चन कंफ्यूजिंग हो रहा है उस टॉपिक को, कंफ्यूजन की वजह से वगैरह रॉन्ग हुए तो उस टॉपिक को उसी टाइम पे निकाल के वापस पढ़ के मेरा क्यों रॉन्ग हुआ उसको मतलब वापस एक चेक किया जाता था। रिवीजन मैं उस टॉपिक की उस टाइम पे रिवीजन करती थी। फर्स्ट के मॉक टेस्ट को लेके लास्ट के मॉक टेस्ट तक मेरा काफी इम्प्रूवमेंट रहा था। इवन मतलब स्टार्टिंग में मैं जो स्टक हुई थी वो लास्ट के मॉक टेस्ट में मेरा काफी इम्प्रूव हुआ था। मेरी लगभग मेरे मुझे याद नहीं मेरा कभी मेरी फर्स्ट 25 स्टूडेंट में मेरा नाम नहीं आया था जो मेरा लास्ट मॉक टेस्ट में आया था। तो ये बिलीव रख के चलेंगे कि धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होती है, इम्प्रूवमेंट ऐसे सडन नहीं होती है, वो तो धीरे धीरे होती है, उसको टाइम लगता ही है। तो हम बस मतलब हमारी कंसिस्टेंसी रख के चलेंगे तो वो आता ही है। और मॉक टेस्ट तो देना बहुत जरूरी है, उसकी वजह से क्वेश्चन का पैटर्न भी समझ आता है, और एक पढ़ाई में भी डायरेक्शन रहता है। आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें मार्क्स को ना देखते हुए, रैंक को ना देखते हुए हमारा जो
मॉक पे से वो देते रहने चाहिए, बिकॉज हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो स्लोली स्लोली होगा एंड लास्ट में वो दिख के आएगा। एंड जो सिलेबस, जो वास्ट सिलेबस आता है उसी कंप्लेन ना करते हुए उसे पॉजिटिवली लेना चाहिए, बिकॉज एंड में तो हमें पूरा सिलेबस आने ही वाला है, तो उसकी तैयारी हमें अभी से करनी चाहिए कि वो सिलेबस हमें कैसे हाँ। मैनेज करना है वो हमें आना चाहिए। अच्छा स्वप्नाली, गेसिंग वर्सेस लीविंग क्वेश्चन, आपका फाइनल डे पे एग्जाम डे का क्या रूल? इसमें तो मैंने सर को ही फॉलो किया था। सर ने हमें पहले ही बोला था कि आप मिनिमम 2 राउंड करने का कोशिश करो। फर्स्ट राउंड में जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है या फिर जिसके आंसर आपको श्योरली पता है, उसके उसके उसको अटेम्प्ट करो पहले राउंड में, और सेकेंड राउंड में जो लेंदी क्वेश्चन है या जिसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसे क्वेश्चन छोड़ दो। तो मैंने भी वही मतलब 2 राउंड अटेम्प्ट करने की मैंने पूरी कोशिश की थी। तो जो फर्स्ट राउंड तो मतलब जो क्वेश्चन पता थे वही थे, और सेकंड राउंड में कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन जो थे, जो जिसके आंसर्स मुझे कंफ्यूज हो रहे हैं, ऐसे में रिवीजन ज्यादा जरूरी होती है मुझे लगता है, क्योंकि जितना हम सिलेबस कवर करके उसको रिवाइज करेंगे तो कंफ्यूजन थोड़ा दूर होता है। और मैंने मोस्टली मतलब सर ने बोला था कि अगर आपको रैंक अच्छा चाहिए, मार्क्स अच्छे चाहिए, तो आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। जो क्वेश्चन मेरे लिए टोटली न्यू था उसको तो मैंने ड्रॉप ही किया था, पर ऐसे एक दो या तीन, एक दो क्वेश्चन ही मेरे ड्रॉप हुए थे। ज्यादातर मैंने गेसिंग पे फोकस किया था, और गेस भी कैसे कि वो क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं पे रीडिंग में आया था, एक तो क्वेश्चन पहचान का था, या फिर उसके ऑप्शन भी जो है, उसके ऑप्शन भी मुझे कहीं ना कहीं हम उसे रिलेट कर ही पाते हैं, वो ऑप्शन कहीं ना कहीं पढ़ने में आते हैं, या फिर क्वेश्चन भी पढ़ा हुआ आता है, तो उसको रिलेट करके ज्यादातर मैंने गेसिंग पे ही फोकस किया था, क्योंकि वही ज्यादा क्वेश्चन मुझे अटेम्प्ट करने थे, वो मेरे मतलब रखा था मैंने टारगेट कि मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं। जितना अगर हम रिस्क लेते हैं तो हमारे होप्स उतने बढ़ जाते हैं। हाँ मतलब जो टोटली न्यू है वहां पे मैंने कोई रिस्क नहीं लिया था, पर अगर उसके ऑप्शन भी मुझे पहचान के आ रहे हैं क्वेश्चन के, तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने गेसिंग का चांस ही लिया था। जी आपने बिल्कुल सही कहा कि थोड़ा बैलेंस का गेम है, कि जो न्यू क्वेश्चंस हैं उन्हें हमें नहीं टच करना है, और जो हमें पता है कि थोड़ा बहुत हमसे हो सकता है वहां पे हम लोग हमारे जो चांस है वो ले सकते हैं। अच्छा स्वप्नाली, अगर आपको दोबारा तैयारी करनी पड़े, जस्ट एक इमेजिन करके, तो आप क्या अलग तरीके से करेंगे? ओके। जी, फर्स्ट थिंग इज कि मैंने इंटर्नशिप बैच ही ज्वाइन किया था, और वो भी मेरा थोड़ा लेट हुआ था। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे रिपीट करना पड़े तो ये सजेस्ट मैं जरूर करूँ, मतलब मैं प्रिपरेशन थोड़ी जल्दी स्टार्ट करूंगी, मेरी प्रिपरेशन काफी लेट हुई थी। इसकी वजह से एंड में मुझे बहुत प्रेशर था, मैंने बहुत प्रेशर मतलब एंड में बहुत स्ट्रिक्टली मैंने वो फॉलो किया था। शायद मैं थोड़ी जल्दी प्रिपरेशन स्टार्ट करती, थोड़ा पहले से मैं सीरियसली लेती, तो शायद एंड में मुझे इतना प्रेशर नहीं होता। एक ये मेरी मिस्टेक थी कि मैंने बहुत लेट ज्वाइन किया। तो मैं सजेस्ट जरूर करूंगी, अगर आप फोर्थ ईयर का ही बैच ज्वाइन कर रहे हैं, लास्ट ईयर का बैच ज्वाइन करें तो बहुत बेटर रहेगा। और नेक्स्ट इसकी रिवीजन मेरे शायद कम हुए थे, क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुआ था। तो रिवीजन राउंड अगर ज्यादा होते तो मैं रिवीजन पे भी ज्यादा फोकस करूंगी। जी, मतलब जो दो चीजें थी कि एक कि हमें क्लास थोड़ा पहले ज्वाइन कर सकते हैं, जितना पहले हो सके उतना पहले ज्वाइन कर लो, और जितना ज्यादा रिवीजन हो सके उतना ज्यादा रिवीजन करो, तो उससे जो हमें प्रिपरेशन में काफी लाइक एंड डे जो एआईपीसी का एग्जाम है उसमें काफी बेनिफिट हो सकता है। अच्छा स्वप्नाली, यदि आपको कोई एक रूल बुक बनानी हो एआईपीसी एस्पिरेंट्स के लिए, तो उसमें टॉप 3 रूल्स क्या होंगे? जी, मेरे हिसाब से टॉप 3 रूल्स बोले तो मेरे लिए कंसिस्टेंसी मेन है, पेशेंस रखना मेन है, और सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए। कंसिस्टेंसी इसलिए जरूरी है कि एक ये जो प्रिपरेशन है ये बस कुछ दिनों का नहीं होता है, बहुत लंबे समय के लिए आपको एक सही ट्रैक पे फोकस रहना होता है। तो कभी कभी मतलब पढ़ाई का मन होता है, कभी कुछ भी पढ़ने का मन नहीं होता है, कभी चीजें बहुत बोर सी होती है, कभी कुछ एंजॉय करने का मन करता है। तो ऐसे में मतलब मेरे साथ भी ये चीजें नॉर्मल है, ये सब मेरे साथ भी हुआ था, पर ऐसे में सब छोड़ के अब मुझसे हो ही नहीं रहा है, मैं कर ही नहीं सकती हूँ, ऐसा करके हम मतलब पूरा पढ़ाई प्रिपरेशन छोड़ नहीं सकते। एक उसको वो मेंटालिटी होनी चाहिए, एक कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए कि हम ब्रेक ले रहे हैं तो उसको हमें कवर करना है, हमें वापस ब्रेक लेके वापस ट्रैक पे आना ही है। तो फर्स्ट कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके मतलब उसके बिना सक्सेस तो नहीं हो सकती। और पेशेंस रखना भी बहुत जरूरी है। रिजल्ट जो है, हमारा सक्सेस जो है वो एक दिन में नहीं दिखता, एक दिन के हार्डवर्क के ऊपर डिपेंड नहीं करता। उसके लिए आपका कितने ड्यूरेशन से आप कर रहे हो, कितनी रिवीजन राउंड्स आप कर रहे हो, उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। पेशेंस में मैंने जैसे कि बोला, मेरा मॉक टेस्ट का सीन था, मैंने मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे ऐसे,
ऐसे में पेशेंस बहुत जरूरी होते हैं। हमारा जो इम्प्रूवमेंट है वो एक दिन में नहीं दिख सकता, तो उसके लिए एक पेशेंस रख के हम चलेंगे तो वो उसके लिए टाइम लग के वो हो सकता है। तो सेकेंड मेरे लिए पेशेंस जरूरी है। उसके बाद थर्ड वन इज की सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन भी जरूरी है। सेल्फ डिसिप्लिन मतलब एक पढ़ने के लिए हमें एक वो जो ट्रैक होता है हमारा वो छोड़ना नहीं होता है। तो डिसिप्लिन के साथ हम चलेंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होने में भी मदद होती है। और कभी मतलब ऐसे होता है कि हर बार हमारा मतलब हम फ्रेशली प्रिपेयर करें ऐसे नहीं होता है। बहुत बार ऐसे होता है कि पढ़ने का मन ही नहीं है या जो भी है, तो ऐसे में हमें मतलब करने का मन नहीं है पर कुछ पाना है इसलिए वो करना है। तो ऐसे में एक डिसिप्लिन अगर हम खुद को रखेंगे तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होगा। ओवरऑल आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होके आप सक्सेस की ओर ज्यादा मतलब जा सकते हो। तो मेरे लिए ये टॉप 3 रूल्स होंगे। जी, आपने बहुत अच्छे से बताया कि अगर हमारे जो एआईपीएचडी एस्पिरेंट्स होने का कोई कोई तीन चीज फॉलो करनी है तो भाई कंसिस्टेंसी, पेशेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन। एंड थैंक यू सो मच स्वप्नाली कि आप अपना टाइम निकाल के आए, हमारे साथ जुड़े और हमारे एस्पिरेंट्स के साथ अपनी पूरी जर्नी को शेयर किया, स्ट्रेटेजीज को शेयर किया, उनसे इतनी अच्छे से था दिल खोल के उन्हें बताया कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और आपने क्या किया था। थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। एंड में एक बोलना चाहूंगी, मैं गीता का ही फ्रेज है कि उद्यमेन सिद्धंति कार्यानीन मनोरथैः। सक्सेस इज अचीव्ड थ्रू एफर्ट्स एंड नॉट मेयरली थ्रू विशेस। तो मैं स्टूडेंट्स को यही बोलूंगी कि एफर्ट्स करने की तैयारी रखो, सक्सेस आपको मिल जाएगा। और मेरी इस जर्नी में मुझे बहुत मतलब बहुत हेल्पफुल, मेरे साथ बहुत लोग जुड़े थे, मेरी फैमिली थी, मेरे फ्रेंड्स भी मुझे बहुत अच्छे मिले। तो उनका भी बहुत मतलब हेल्प हुई। और स्पेशली जिनके बिना मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं था, अजित पाटिल सर एंड द होल आयुर गाइड टीम, मैं उनको फिर से दिल से धन्यवाद देना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू।